ठीक है, सो एटलीस्ट इतना तो तुम्हारा चेकलिस्ट में कंप्लीशन होनी चाहिए चीजों की। तो लेट मी टेक अ लुक एट इट। क्या क्या चीजें तुमको पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के बारे में? First thing, very simple statement. You should be able to define it for a mark or two. You should be able to define it. कहते हैं, you should be able to understand that an exchange rate is the price of one currency in terms of another foreign currency. I've given you a different definition. I think मैंने जो दी थी वो थी, it measures the value of it measures the external value of one country's currency in comparison to the other country's currency. Example दे दो, $1 equals to 100 rupees, ₹1 equals to $0.01, something like that. ठीक है? तो बेसिक एक मेन चीज ये है। फिर उसके बाद आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू move on to the second part. I think this one you should not have any difficulty. You should be ready to move on. Explain how a floating exchange rate is determined by demand and supply of the currency. ये मेजर बात है, ठीक है। आई थिंक आगे और रीजंस भी आएंगे डिमांड एंड सप्लाई के, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट। डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे करेंसी अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग free market exchange rate system, market exchange rate system, they all mean the same thing. Demand and supply will determine what the price, what is the value of one country's currency in terms of another. It can shoot up, it can shoot down, meaning it can have fluctuations, it can have large fluctuations, it can have small fluctuations, purely dependent on the demand and supply factor. Okay, जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, I've always said कि be precise, don't be a lame individual कि जी यहाँ क्वांटिटी लिखा, यहाँ एक्सचेंज रेट लिखा। प्लीज अवॉइड डूइंग दैट, इतना बच्चों वाला काम ना करो। नॉर्मली देखो कौन सी दो कंट्रीज की करेंसी के बारे में बात हो रही है। हो सकता है एक कंट्री के बारे में बात हो, दूसरे को एक्स ले लो, डजंट मैटर। अपनी मर्जी से रुपया ले लो, मसला नहीं है। क्वेश्चन की क्या डिस्कशन है, कौन सी कंट्री के बारे में है, उसकी करेंसी 100% मेंशन होगी। बेशक कि वो मलावी जैसी कंट्री की बात करें जिसमें दिल मेंशन कि उनकी करेंसी कवाचाज होती है, और ब्राजील की बात कर ले उसकी करेंसी रियल होती है, दिल मेंशन है। ठीक है, इवन दिल मेंशन द सिंबल ऑफ इट आल्सो समवेयर और द अदर। बी होशियार एंड टेक इट फ्रॉम देयर। लेट मी से मैं डॉलर का डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया डॉलर का डायग्राम। ये बताएगा $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ऑफ द अदर करेंसी। ये डॉलर का डायग्राम है। यहां क्या लिखेंगे? यहां पे तुम चाहो तो मुझे बता दो कितने रुपीस मिलेंगे $1 में, या फिर तुम प्राइस ऑफ डॉलर्स इन प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीस भी लिख सकते हो। इस बात का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीस एक ही बात है, दोनों बातें ठीक है। यू कैन राइट दिस डाउन ऑल्सो, रुपीस ओवर डॉलर भी लिख सकते हो। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है करेंसी की, डॉलर की डिमांड इस तरह से है, बिकॉज रिमेंबर $1 में ज्यादा रुपया आ जाएंगे तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगी। जब डॉलर स्ट्रांग होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग है रुपया वीक है, क्या पाकिस्तानी डॉलर ज्यादा डिमांड कर सक रहे हैं? In my opinion, they don't have such a buying power, so they want to buy less of it. I don't think people are buying speculation reason के लिए, they are buying, I agree। लेकिन लोगों की वेकेशंस कम हो गई हैं, लोगों की इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन कम हो गई है, लोगों की ओवरऑल डॉलर की यूटिलाइजेशन कम हो गई। So if the dollar value is high, people demand less of it. When the dollar value starts to go down and people start traveling more, buy more imported goods, the demand will increase. So what that is proposing is जो demand है डॉलर की वो फॉरेनर करेगा। ठीक है, that's what it's mainly talking about।
लोकल्स बहुत ही कम करते हैं, यूजुअली फॉरेनर्स करते हैं। डिमांड फॉर अ करेंसी, डिमांड फॉर डॉलर इन आवर केस। रुपये की डिमांड कौन करता है? बाहर वाला। कहां से? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर हो रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज मार्केट में। ये नहीं कि पाकिस्तान में तो आई एग्री, मैं भी रुपया बहुत डिमांड करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे बहुत रुपया मिले, मैं भी बैंक के पास जाके बोलता हूँ मुझे रुपया दो। बट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज का है, तो मैं क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके रुपया डिमांड करता हूँ? हाईली अनलाइकली। पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेनली करती है जब उसको रुपये की वैल्यू को मैनिपुलेट करना होता है, या फिर मुझे बाहर से डॉलर की पेमेंट आई और मैंने उसको कन्वर्ट कराना है रुपये में, बिकॉज पाकिस्तान में रुपया स्पेंड होता है। दैट इज द ओनली टाइम। एंड ओवरऑल इन अ बिग स्कीम ऑफ थिंग्स, Pakistanis usually don't go in the foreign exchange market and don't demand रुपया, they demand foreign currencies. तो यहाँ जब डॉलर का डायग्राम है, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर द फॉरेनर्स विल बी डिमांडिंग द डॉलर। सप्लाई फॉर द डॉलर क्या हो रहा है? जब डॉलर वीक है तो उसकी सप्लाई कम है, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी सप्लाई बहुत है। देखो जी, नॉर्मली अगर डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो डोमेस्टिक लोग हैं उनके पास डॉलर की सप्लाई अवेलेबल है। अगर डॉलर वीक है तो उनको बाहर के गुड्स महंगे पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में भी कोई खास एडवांटेज नहीं है। इस वक्त एक फॉरेनर, whether it's a Pakistani who has moved abroad, a Desi family, or an international individual, Caucasian or whoever, and they want to invest in Pakistan real estate market. Why? Because it's low. For Pakistani stock market. Why? Because the rates are too low. रुपये में लो है। जब डॉलर भी स्ट्रांग हो गया है और रुपया वीक हो गया है, तो नाउ दे थिंक कि देखो वैसे भी शेयर सस्ता है, and now because for every dollar we're going getting so much more of rupees, it's even more lucrative to buy Pakistani properties or Pakistani stock. Let's go, let's buy stuff. ये कौन सा केस होगा? When dollar is strong, then they want to invest in Pakistan, so they're gonna sell more dollars and buy Pakistani rupiah. But when the dollar is not so strong, then that incentive is not there. तो ये सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पे यू हैव द डिमांड एंड द सप्लाई मीटिंग, दैट इज वेयर द एक्सचेंज रेट इज सेट। ठीक हो गया? दिस इज आवर आइडिया ऑफ हाउ डिमांड एंड सप्लाई determines the exchange rate. I've told you the label. Be precise with your label. Don't do foolish things. Okay. Next. अगर मैं वैल्यू भी दे दूं, जस्ट सो दैट, अक्सर तुम लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हो। लेट्स से मैं वैल्यू देता हूँ एक डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपया। दिस इज व्हाट आई एम गिविंग। ओके, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज। $1 इक्वल्स टू 100 रुपये। ओके जी, ग्रेट। अब वो कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में, explain why a depreciation is a fall in the price of currency, whereas appreciation is the rise in the price of currency. Why did they not use the word devaluation or revaluation? पहली बात, it should not be part of your course anymore. But even if they do use these words, I've told you कि क्या मतलब है इनका। पहले भी बताया है, ये हम मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे कोर्स में अब सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे मूव करता है। तो जब करेंसी वीक होगी, डेप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे, और अगर करेंसी स्ट्रांग होगी तो अप्रिसिएशन। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड यू कि प्लीज जरूर जरूर मेंशन करना
कि depreciation is when the value of one country's currency falls in comparison to the other country's currency, उसको हम depreciation कहते हैं। मैं दो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से depreciation दिखाता हूँ। पहले तो डायग्राम के अंदर मैं एक क्वेश्चन पोज करता हूँ। The question is, ये डॉलर का डायग्राम है। एक्सचेंज रेट यहां से ऊपर की तरफ चला जाए तो तब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, कि नीचे चला जाए तब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, fixed is not part of your course. Yeah, it has been taken out, but I've given you basic information on it. कुछ खास है नहीं, आई थिंक मैं पूरा ही करा दिया था। पर anyhow, the point is, exchange rate पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए, और अब वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, और यहां भी आ सकता है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जा सकता है। ठीक हो गया। बात यह है कि डेप्रिसिएशन, अगर मैं बात करना चाह रहा हूं कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर वो कहां होना चाहिए? तो अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मींस अब $1 के बदले में यू शुड बी एबल टू गेट लेस ऑफ द अदर गुड, which is the other currency. So first you're getting for a dollar 100 rupees. Now you're getting for a dollar 80 rupees. So that means the dollar has weakened. ठीक हो गया। तो डॉलर वीकन इस पॉइंट पे भी है और इस पॉइंट पे भी है। There are two possibilities for it, as you can see in the diagram. One possibility is that the demand for dollar has gone down. One possibility is the supply for dollar has increased. ये दो possibilities हैं for you to show that the currency has depreciated. Please don't forget, demand and supply के अंदर दोनों तरीके हैं for the currency to depreciate. Now, as I've mentioned earlier, changes will come in just a bit, but just to put it out there, demand का कम होने का क्या मतलब है कि foreigner does not want to buy your currency anymore. Okay, they don't need it. What could be the reason? I think दुनिया में इस वक्त डॉलर की डिमांड गिर रही है। They're using the word de-dollarization हो रही है दुनिया के अंदर इस वक्त। ओके, और फुल फ्लैश तरीके से हो रही है। 18 कंट्रीज में इंडियन करेंसी की ट्रेडिंग एक्सेप्ट हो गई है। युआन दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हाईली ट्रेडेड करेंसी बन गई है इन द लास्ट मंथ और सो। तो इसको हम कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन हो रही है। द कंट्रीज डू नॉट डिमांड, आर नॉट डिमांडिंग डॉलर एज सच। व्हाई आर दे नॉट? बिकॉज पहले कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड, पेट्रो डॉलर्स एक टर्म यूज होता था, जो आप जब भी एनर्जी खरीदते हो, पेट्रोल खरीदते हो, क्रूड ऑयल खरीदते हो, उसके बदले में आप डॉलर में पेमेंट करते हो। ये ब्रेटन वुड्स एक अग्रीमेंट हुआ था, आई थिंक 94 में या कभी। तो उसके अंदर ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हुआ था कि डॉलर इज गोइंग टू बी the reserve currency and all trades are going to happen in the dollars. तो उसके बाद से डॉलर एक रिजर्व करेंसी हो गई थी, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पाकिस्तान चाइना से कुछ खरीद रहा है, पाकिस्तानी करेंसी रुपया है, उनकी करेंसी युआन है, लेकिन ट्रेड किस में हो रहा है? डॉलर के अंदर हो रहा है। कंप्लीटली अनरिलेटेड, लेकिन क्यों? बिकॉज डॉलर में ट्रेडिंग हो रही है। अब डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें फॉरेनर्स आर ट्रेडिंग विद इन देयर ओन करेंसीज, so they don't need the dollar for it. The demand for dollar is falling down. Maybe exports are going down. That's why people don't want to, buy. They're not buying stuff from you. Maybe they don't want to invest in this particular country anymore. In USA, let's say, so they don't need dollar. In fact, again, दुबई में भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो, आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स करते हो। तो अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएं तो भी डॉलर की डिमांड गिरेगी, राइट? अनलेस कि तुम उनकी लोकल करेंसी में कर लो।
For that we need dirham, but besides the point. But I'm just trying to explain you कि एक currency की demand कब गिरती है जब foreigners don't want to buy that currency, और supply कब बढ़ती है जब locals are supplying too much of that currency. Maybe they're importing too much goods. Maybe they're investing abroad too much. Maybe they have to do too much repayments. जैसे पाकिस्तान जब repayment करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हम डॉलर में पेमेंट वापस करते हैं, राइट? तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके रुपया डंप करते हैं और डॉलर खरीदते हैं उसके बदले में, और फिर उनको पे करते हैं डॉलर्स के अंदर, तो उसमें रुपये की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये रिपेमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? इफ यूएसए वांट्स टू पे ऑफ इट debt which it owes, by the way, I don't know if you guys know that, but all countries in the world pretty much to a degree owes some sort of money to somebody or the other. Okay जी, anyhow, ओके, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, डिमांड गिरने और सप्लाई बढ़ने से होता है। जहां तक अप्रिसिएशन की बात है, ऑब्वियसली अप्रिसिएशन हैपेंस इफ द डिमांड फॉर योर करेंसी राइजेस और द सप्लाई फॉर योर करेंसी फॉल। इसके अपने अपने रीजंस है, बट एटलीस्ट फ्रॉम द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी एबल टू टेल दिस कि अप्रिसिएशन अंडर ग्राफिकली कौन से सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल है। ठीक हो गया, मूविंग ऑन। वाई डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द प्राइस, ये मैंने शो कर दिया कि देखो डॉलर को हर डॉलर में कम पैसे मिलेंगे तो वो वीक हो गया है, आई प्रूव्ड इट, और ये डेप्रिसिएशन कहलाई जाता है। इफ इट गोज अप इट्स कॉल्ड अप्रिसिएशन बिकॉज यू गेटिंग मोर ऑफ द अदर करेंसी। ओके जी, consider how changes in the demand for and supply for a currency will cause a change in the price of the currency in the case of a floating exchange rate. I've showed you the demand, that the diagram aspect of it. Okay. Now, as far as the reason goes, okay, reasons के अंदर you work with आसान reasons, right? Let me go back. I've lost. Where is it? Yeah. Demand के reason. Fundamental. डॉलर की डिमांड के रीजन, व्हाट कैन कॉज द डिमांड फॉर डॉलर टू राइज? नंबर वन, यूएसए के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, फॉरेनर वांट्स टू बाय अमेरिकन गुड, डिमांड बढ़ जाएगी। फॉरेनर वांट्स टू इन्वेस्ट, डिमांड बढ़ जाएगी, because foreigners will want to invest in the country and so they foreigners have to pay, जैसे हम लोग पे करते हैं ना, यूएस को इंटरेस्ट पे करते हैं, आईएमएफ को पैसे देते हैं, अपने लेंडर्स को पैसे देते हैं, तो उस तरह की जो पेमेंट्स होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स, जिसको हम प्राइमरी इनकम्स कहते हैं ना करंट अकाउंट में, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। तो प्राइमरी इनकम के अंदर इंटरेस्ट रेट आता है, डिविडेंड आता है। अभी एक केस स्टडी हमने दी सीडर के अंदर, उसके अंदर हमने ऐसी कोई बात की थी, let me remember what the exactly was, या उन्होंने कहा, पूरा आई थिंक टेबल दिया हुआ था, तो टेबल में क्या दिखा रहे हैं कि जी ट्रेड इन बैलेंस और करंट अकाउंट में फर्क है। लेट मी गिव यू एक्चुअल नंबर्स सो यू कैन। ट्रेड इन बैलेंस के नंबर्स है नेगेटिव में, और करंट अकाउंट का बैलेंस है सिर्फ 7427। क्वेश्चन पूछा बड़ा डिसेंट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 मार्क के लिए, कि ये बताओ कि जी ये डिफरेंस क्यों है, व्हाट्स द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, एंड आई हैव रिडिकुलस आंसर्स। ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, उसमें इथोपिया की बात हो रही थी और उसमें बहुत मेंशन था कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, बट सिंस आई हैव डन एन एंटायर बैलेंस ऑफ पेमेंट विद यू गाइस, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो इनटू दिस और दिस, इन्वेस्टमेंट गोज इन द फाइनेंशियल अकाउंट व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स एनीमोर, बट यू शुड नो दिस स्टफ कि उसमें ज्यादा क्या है, इसमें फर्क क्या है। द फर्क इज करंट अकाउंट का एक हिस्सा है ट्रेड इन गुड्स, एक हिस्सा है ट्रेड इन सर्विस, इन दोनों को ऐड कर लो तो ट्रेड इन बैलेंस बचता है।
तो इसको माइनस करोगे तो जो लेफ्ट ओवर अमाउंट बनती है वो बाकी दो अकाउंट्स हैं, विच इज प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम. आई यूज दिस वर्ड, एक्सेप्टेबल है मेरे लेक्चर्स के अंदर. इट आई माइट हैव यूज्ड अंटिल लास्ट ईयर आई हैव यूज्ड द वर्ड नेट इनकम, नेट ट्रांसफर. नो इश्यू इन यूजिंग दैट. बट 2 मार्क का सवाल है, प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम से मार्क नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल देना जरूरी है, और यहां पे मैं एग्जाम्पल के अंदर कह रहा हूं इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और प्रॉफिट, ये प्राइमरी इनकम है तुम्हारी. ठीक है. फिर सेकेंडरी इनकम जिसको हम करंट ट्रांसफर कहते हैं, उसके अंदर आता है आपका एड, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ये सेकेंडरी में जाता है. तो असल में ये गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्राइमरी जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकती है, एंड सेकेंडरी जिसमें एड, चैरिटी, डोनेशन हो. एक फॉरेनर पाकिस्तान को एड देना चाहता है तो वो एड रुपये में देगा, तो वो डॉलर बेचेगा, रुपया खरीदेगा. ठीक है, डॉलर में दे दी, तो जब हमारे पास डॉलर आएंगे हम कोई डॉलर तो यूज नहीं कर लेंगे ना, हम भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, डॉलर्स बेच के उसके बदले में रुपया लेंगे, और फिर मार्केट में रुपया. ठीक है, प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को जहां भी बैठे हो. ओके जी. ओके, सो मूविंग ऑन. ये कुछ डिमांड के रीजंस है, लेकिन इन रीजंस के भी सब रीजंस हैं पीछे, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आई टॉक अबाउट 2 मेजर रीजन. एक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, ट्रेड को लिंक करने के लिए रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट है. ये बड़ा जरूरी है. इन्फ्लेशन रेट पे एक यूएसए इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन, उनकी करेंसी की डिमांड सप्लाई को क्या इफेक्ट आएगा. दूसरा, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट. ठीक है. सो द डिस्कशन इज, इफ यूएसए का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है कंपेयर टू कंपीटिंग कंट्रीज, तो यूएस का जो गुड है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, वो राइज हो जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट में ड्रॉप आना चाहिए. इंपोर्ट की प्राइस रिलेटिवली कम हो जाएंगी, जिससे इंपोर्ट बढ़ना चाहिए. ठीक हो गया, ये बात तो सही है. इससे क्या हुआ? एक्सपोर्ट गिरने की वजह से डिमांड कम, इंपोर्ट बढ़ने की वजह से सप्लाई ज्यादा, करेंसी ओवरऑल वीक हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी. चलो, ठीक हो गया. ये एक डायरेक्शन है इस क्वेश्चन का जो तुमको समझ आनी चाहिए. I'm not going to say whether it will happen or not. I'm saying this is what the theory says. फिर इसकी जो limitations है कि क्या इन्फ्लेशन से करेंसी डेप्रिशिएट होगी, that is when you have to now make an evaluative decision. This discussion. इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन जो मेरे कंपीटिंग कंट्रीज हैं जिससे मेरी टसल है, जो मेरे अगेंस्ट प्रोडक्ट बेचता है, वहां और ज्यादा इन्फ्लेशन है. तो मेरा ये प्राइस राइज की वजह से एक्सपोर्ट्स के अंदर हो सकता है रेवेन्यू ड्रॉप ना करें और मजीद बढ़ जाए, कि मेरे कंपटीशन की भी डिमांड मेरे पास आ जाए, इवन दो मेरी प्राइस ऊपर जा रही है. बट कंपेटिटिवली दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. यू अंडरस्टैंड? या फिर आई एम एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, बट द प्रोडक्ट दैट आई एम सेलिंग इज इनइलास्टिक. फॉरेनर को खरीदना ही खरीदना है, दे डिपेंडेंट ऑन इट. जैसे अभी पूरा 2023 तक सारी ये ब्रिक्स कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि अब हम ऑयल प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे. तो इसका क्या मतलब है कि फॉर दिस इंटायर ईयर वी आर गोइंग टू सी ऑयल प्राइसेस गोइंग अप. और जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कंट्री लाइक पाकिस्तान हो या दूसरे हो, हमारी क्वांटिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा. थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, बट इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं आएगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट कंजम्पशन लेवल्स एज सच. लेकिन क्या होगा? रेवेन्यूज अच्छे हो जाएंगे इन कंट्रीज के, because they're going to sell at a higher price and quantity fall will be less. Demand might still go up and currency might not depreciate. Hold that thought for a moment. फिर इंटरेस्ट रेट का कम होना कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना,
दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? तो हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट के हाई होने से, ठीक है, हॉट मनी का फ्लो इन होता है। हॉट मनी मतलब जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो दैट यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है और ये तो एडी को गिराएगी और उससे फिर एक इकोनॉमी के अंदर एक अजीब रिपल इफेक्ट आएगा। परफेक्टली अग्रीड विद यू, और ये दिमाग में आता है तो बहुत ही ब्रिलियंट हो। द थिंग इज, दो एस्पेक्ट हैं इंटरेस्ट रेट के। इंटरेस्ट रेट लोकल इकोनॉमी को हर्ट करती है फ्रॉम द बोरोइंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, और उसका डोमेस्टिक मार्केट के एडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जो मैं अभी कराऊंगा 2 मिनट तो। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई होने का जो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी है, जैसे पाकिस्तानी इंटरेस्ट रेट इस वक्त 22-23% हम ऑफर कर रहे हैं फॉरेनर को कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसे दें, हम आपको 23% इंटरेस्ट रेट देंगे। ऑनेस्टली इस वक्त कराची के अंदर 23% का मतलब ये है कि हर किसी को अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, हर किसी को अपने काम बंद कर देने चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और गवर्नमेंट को पैसे दे देने चाहिए, बिकॉज 22-23% का प्रॉफिट कोई भी नहीं कमाता। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके घंटे के ऊपर कि आप अपनी टीचिंग छोड़ दें, आप अपना नौकरी छोड़ दें वगैरह। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट इज आई हैड माई सेविंग्स एंड आई गिवन माई सेविंग टू समबडी एल्स, और टू रन बाय अ मशीन एंड डू इन द बिजनेस एंड गेट द रिटर्न आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सैलरी वाले बंदे की सैलरी की बात नहीं हो रही है, टॉकिंग अबाउट द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हियर। बट एनी हाउ, बाहर से हॉट मनी आता है, ठीक है, जिससे इनफ्लो क्रिएट होता है, जिससे आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है। इनफैक्ट सप्लाई भी गिर जाती है, बिकॉज देन नोबडी विल इन्वेस्ट अब्रॉड। इस वक्त पाकिस्तानी बाहर जाके क्यों इन्वेस्ट करेगा? पागल है क्या? पाकिस्तानी गवर्नमेंट 23% दे रही है। दुनिया में भी अपना पैसा लेके तुम बाहर चले जाओगे, 23% के ऊपर कहीं पे भी तुमको ना रियल एस्टेट में वैल्यूएशन मिलेगी इस वक्त, ना कहीं मिलेगी। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या श्रीलंका के अंदर तुमको ये हाई वैल्यूएशन मिलेंगी एट अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गया तो वो फंस गए, लेकिन जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिवॉर्ड होता है, जहाँ लो रिस्क होता है वहाँ लो रिवॉर्ड होता है। और जब तुम इन्वेस्टमेंट्स पढ़ोगे, फाइनेंशियल फाइनेंस के टॉपिक्स पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में, होपफुली जाके अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो तुमको सिखाएंगे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। जितना रिस्क लेने की हिम्मत है उतना रिस्क ले, जहाँ हिम्मत खत्म हो जाती है वहाँ सेफ खेले। एनी हाउ, सो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से करेंसी अप्रिशिएट करती है। लेकिन इफ आई कम बैक टू दिस साइड, ओके बाय द वे ये वाले मैंने लेक्चर्स के अंदर किए हुए हैं, प्लीज फाइनल प्ले में जरूर जाके देखना। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एक्सपोर्ट, किस तरह से इनसे करेंसी की डिमांड और सप्लाई में फर्क आता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान को आईएमएफ को पेमेंट करनी है, पूछते हैं बताएं जी रुपये के डायग्राम में क्या होगा, डॉलर के डायग्राम में क्या होगा। पाकिस्तानी के पास रुपया है, पेमेंट डॉलर में करनी है, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, रुपया को थ्रो करोगे, डॉलर की परचेजिंग करोगे, डॉलर स्ट्रांग होगा, अप्रिशिएट होगा, रुपया वीक होगा बिकॉज ऑफ मोर सप्लाई। सिंपल एज दैट। इस तरीके से तुमको कोई भी एस्पेक्ट देते हैं वो तुम्हारी बेसिक परफेक्ट होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई। कोई भी एमसीक्यू होता है, तुमने पूछना है अपने आप से, मैं एज पाकिस्तान गुड बेच रहा हूं, मेरी करेंसी की डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। मेरी गुड बेचने की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, मेरे करेंसी की डिमांड कम हो गई है। तो यू शुड बी एबल टू वर्क विद दिस बहुत इफेक्टिवली। प्लीज डू सी द लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट गो इनटू एग्जाम विदाउट इट, आई कैन से दैट। ओके जी, मूविंग ऑन। तो रीजन है डिमांड सप्लाई के। लास्ट एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करो।
और मैंने अभी वहीं से कंटिन्यू करूंगा जो अभी तक बात की है, डिस्कस करो हाउ a change in the exchange rate can influence the current account position, the national income, the real output, the price level, the employment. मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इफेक्ट करेगी एक करेंसी की स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग वगैरह वगैरह। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन, विदाउट घुमा फिरा के फजूल बातें करने से। तुम्हारी परफेक्शन होनी चाहिए इन योर आइडिया कि अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गिरना चाहिए, ओवरऑल एक्स माइनस एम में राइज आना चाहिए। क्योंकि ये एडी का हिस्सा है, सी आई जी एक्स माइनस एम, तो फिर अगर एक्स माइनस एम ऊपर जाएगा तो एडी ऊपर जाएगा। जब एडी ऊपर जाएगा तो नाउ यू थिंक अबाउट योर डायग्राम। ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, LRAS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए और शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए। क्या शॉर्ट रन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सिंपल, AD AS, short run aggregate supply, short run aggregate sorry, there is no such thing as short run aggregate demand, just simply write aggregate demand। Y लिखोगे, प्राइस लिखोगे, ये गलती की, एक मार्क गया, गारंटी कह रहा हूं। यहां तुमने Y की जगह Q लिख दिया, मैक्रो के अंदर मार्क गया। तुमने यहां AD की जगह D लिख दिया, AS की जगह S लिख दिया, मार्क गया। सिर्फ एक लेबल मिस किया, मार्क गया। ठीक हो गया। बड़े ही आसानी से तुम प्लीज जब मैक्रो का सवाल कर रहे हो तो ADAS, माइक्रो का सवाल कर रहे हो तो डिमांड सप्लाई। सिंपल सी बात है, इसमें कोई और दो राय नहीं है। डिमांड सप्लाई सिंगल गुड का कर रहे हो, माइक्रो का कर रहे हो तो नीचे क्वांटिटी लिखोगे, वरना रियल आउटपुट लिखोगे। दिस इज रियल आउटपुट, दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, एडी में राइट वर्ड शिफ्ट आ रहा है। जो बात क्या हुआ, रियल आउटपुट इंक्रीज हो गया एज पर द स्टेटमेंट ऊपर ना, वो पूछ रहे हैं हाउ एन एक्सचेंज रेट कैन इन्फ्लुएंस करंट अकाउंट पोजीशन, आई विल कम टू दैट इन जस्ट अ बिट। नेशनल इनकम को कैसे अफेक्ट करेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि रियल आउटपुट बढ़ रहा है ना, तो नेशनल जीडीपी बढ़ रही है। व्हाट विल हैपन टू रियल आउटपुट, बढ़ रहा है। व्हाट हैपेंस टू द प्राइस लेवल, शॉर्ट रन में बढ़ रही है। व्हाट हैपेंस टू एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मोर आउटपुट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लेबर से लेके नेशनल रिसोर्स। ओके, लेकिन अगर इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे है तो क्या क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, रियल आउटपुट बढ़ेगा, प्राइस लेवल रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर इकोनॉमी पोटेंशियल पे है तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, नॉमिनल वाली, जीडीपी बढ़ेगी बिकॉज प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेकिन ये भी समझ लो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं थी यहाँ पे। ओके, लेट्स अस्यूम ये स्ट्रेट लाइन ही है। What happens to real output? Nothing, because you're at potential. You're already at the highest point. What happens to employment? Well, you were at full employment. You are still at full employment, right? When we're comparing this increase, so you were at full employment. You still are at full employment. So there's no increase. So it's not going to have much of an impact. Okay. ये भी मैं evaluation में लेके जा सकता हूँ. Okay, because this is me telling depreciation किस तरह से इन्फ्लेशन क्रिएट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। रियल जीडीपी इंक्रीज भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स नहीं चेंज होंगे डिप्रिसिएशन से। लेकिन another direction for this question that you can go along is there are a couple of
directions by the way, and all are valid and good. ये अब लिमिटेशंस में इवैल्यूएशन के अंदर आ रहा है। एक इवैल्यूएशन मैंने ये बता दी, हाउ इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। एक और, किसने कहा है डेप्रिसिएशन से, प्राइस गिरने की वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा? हो सकता है कि जो गुड है वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, इट्स एन इनइलास्टिक गुड, सॉरी, इट्स एन इनइलास्टिक गुड, राइट, इट्स एन इनइलास्टिक गुड, और प्राइस कम होने की वजह से उसके वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। अगर वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो चीज तुम इंपोर्ट कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इनइलास्टिक है, आप फिर भी मंगाओगे, हाई प्राइस पे मंगाओगे, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, दिस विल प्ले एन ऑपोजिट रोल, और यहाँ पे जितनी मैंने बातें की हैं वो सब ऑपोजिट हो जाएंगी। तो टेक्निकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की, और जो गुड्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता हूं, अगर वो इलास्टिक है तो दिस विल बी द रिजल्ट। अगर वो इनइलास्टिक है, द रिजल्ट विल बी द ऑपोजिट। इट्स अ गुड वे इन योर एसे, जब तुम राइट अप कर रहे होगे, आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस, तुम उसी वक्त ही अपनी लिमिटेशन भी डाल सकते हो कि अगर वो इनइलास्टिक होगा तो फिर ये होगा, और फिर उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। On the other side, this entire thing could have been taken in the other direction also, from the cost push point of view. Cost push का क्या point of view था? Cost push का था कि जी वही तुम्हारा short run aggregate supply है, aggregate demand है, this is where the economy currently stands, price, quantity, और depreciation से जो price of import बढ़ा था, उसकी वजह से जो की रॉ मटेरियल है वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे मूव कर जाता है, और फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, रियल जीडीपी गिर जाएगा, जीडीपी ओवरऑल गिर जाएगी, एंड यू कैन मूव ऑन टू दैट डायरेक्शन ऑल्सो। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन से दोनों हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये तो तुम्हारा हो गया एक अच्छा सा सवाल डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे इफ यू नोटिस इन योर स्क्रीन देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन 8 मार्कर का मेंशन हुआ है, with the help of a diagram explain what is meant by appreciation of an exchange rate and consider the impacts of an appreciation of the country's real output, employment and price level, जो अभी हमने डिस्कस किया है, along with ये लिखा ना इन्होंने, consider the impact, ठीक है, consider the impacts, इम्पैक्ट, हर साइड का इम्पैक्ट मुझे दो, दैट वुड बी योर 2 मार्क का इवेल्युएटिव पार्ट, के करेंसी की अप्रिशिएशन से आपका एग्रीगेट डिमांड गिर भी सकता है और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग के। तो आई वुड से दोनों रूट पकड़ो, ठीक है। कैसे करोगे? अप्रिसिएशन से, अप्रिसिएशन अगर हो जाती है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, गुड अगर इलास्टिक है तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू में ड्रॉप आएगा, इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, इलास्टिक हैं तो इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा, एक्स माइनस एम में ड्रॉप आएगा, एडी में ड्रॉप आएगा, और उसकी वजह से प्राइसेस गिरेंगी, रियल आउटपुट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेंगी, वगैरह वगैरह। प्राइस ऑफ इंपोर्ट गिरने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई के अंदर इंक्रीज आएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी, उसकी वजह से प्राइस में रिडक्शन आएगी, रियल आउटपुट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। यू गो इनटू दैट डायरेक्शन एंड यू एक्सप्लेन, एंड देन फाइनल 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएटिव पर्पसेस, यू कैन सजेस्ट कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे हैं तो क्या होगा लॉन्ग रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, या फिर
गुड इनइलास्टिक होगा तो फिर क्या होगा? दोनों यूज कर सकते हैं, फेयर असेसमेंट। ओके, बल्कि इनफैक्ट दोनों हर वक्त यूज नहीं कर सकते। अगर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट और इसकी बात कर रहे हो तो ठीक है, यूज कर लो। लेकिन इफ यू नोटिस यहाँ पे लिखते हैं करंट अकाउंट पोजीशन। अब करंट अकाउंट पोजीशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू से करंट अकाउंट की पोजीशन डिटरमिन होती है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट गिर रहा है, तो क्या होगा? करंट अकाउंट इंप्रूव कर जाएगा इलास्टिक के केस में। इन इलास्टिक होता तो वर्सन हो जाता। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स माइनस एम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तुमने डिमांड साइड अप्रोच लेनी है। आई डोंट थिंक सप्लाई साइड के अंदर, अगर लेट्स सपोज तुम कहते हो कि वो इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, इंपोर्ट गिर जाएंगे, तो हो सकता है ऑल थिंग्स इक्वल इंपोर्ट्स के अंदर अगर रिडक्शन आ जाएगी तो उसकी वजह से करंट अकाउंट में इंप्रूवमेंट आ सकती है। अगेन इट्स अप टू डिबेट। तुमने करंट अकाउंट को ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना है, एंड दैट इज हाउ योर एक्सचेंज रेट वुड बी डिस्कस्ड। They haven't mentioned advantages and disadvantages. In my opinion, that should still be part of your course. Advantages and disadvantages. In fact, let me clarify one second. Analyze the causes, explain the differences, and नहीं यही चीजें हैं। नहीं, ये बस देखना चाहिए मुझे, because it would be strange कि वो अगर इसको हटा दें। um, take a look. फॉरेन एक्सचेंज, यही चीजें हैं इसमें। फॉर सम रीजन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन नहीं है। आई थिंक दे कैन गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन और अ कॉम्प्लिकेटेड वन, जिसमें वो तुमसे सिर्फ डायरेक्टली ये बोल सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यूज करने का फायदा क्या है, या असेस करो कि क्या इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू यूज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट? तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रॉम द एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, हमने क्या कहा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो जब आपकी करेंसी डिमांड सप्लाई से अप डाउन जाती है और फिर उसके बाद जो आपका ट्रेड पे इम्पैक्ट आता है, अगर कंट्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे है, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दो, तो देखो, अगर आपका गुड ज्यादा बिक रहा होगा, डिमांड ज्यादा आएगी, उससे करेंसी अप्रिशिएट होगी, अप्रिशिएट होगी, महंगा पड़ेगा, की डिमांड गिर जाएगी, डेप्रिशिएट होगी। जब डेप्रिशिएट होगी तो उसकी डिमांड वापस से आएगी, डिमांड बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज that it will adjust automatically. You don't need to do anything. Demand and supply forces will automatically fix your current account situation. Your current account will automatically fix your currency's की value. But क्या होगा उसमें? Ups and downs होंगी, fluctuations होंगी। ठीक है, रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिजर्व क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि जब हम डिमांड सप्लाई के ऊपर छोड़ते हैं तो द डिमांड फॉर आवर करेंसी इज टू लिटिल एंड सप्लाई इज टू मच, व्हिच वीकन्स इट एंड वीकन्स इट एंड वीकन्स इट। कि आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 300 रुपीज, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए हमें रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। जब हमें रिजर्व्स रखने पड़ते हैं तो हमें वो पॉलिसीज करनी पड़ती है जिसमें हमारा इंटेंशन क्या होता है कि डॉलर को बचाओ किसी तरीके से। डॉलर नहीं जाना चाहिए, तो आप इंपोर्ट पे ड्यूटीज भी लगाते हो और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं आने देते हो, इंपोर्टेड गुड्स नहीं आने देते हो। उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी एक अजीब कंफ्यूजन में चली जाती है। फिर आपकी लोकल फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं बिकॉज वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर रिलाई कर रहे थे। और फिर एक नया मसला शुरू हो जाता है कि इकोनॉमी का ओवरऑल सप्लाई साइड इफेक्ट भी इफेक्ट हो जाती है। तो फ्लोटिंग के एडवांटेजेस क्या है? आपको करेंसी को
मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी लोकल पॉलिसीज पे फोकस कर सकते हो। इन्फ्लेशन को कट डाउन करना है, ग्रोथ लेकर आनी है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है। दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट? आपकी इंटेंशन सारी वहां चली जाती है। और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि बहुत इंस्टेबिलिटी आ सकती है, करेंसी कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, जिसकी वजह से बड़ी मैसिव इन्फ्लेशन आ सकती हैं, कॉस्ट पुश जो अभी हमने किया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकती है, स्पेकुलेशन आ सकती है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में भी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अब एक दुनिया में नई स्पेकुलेशन शुरू होने वाली है डी डॉलराइजेशन की वजह से। जो डॉलर्स लेके बैठे हुए हैं, दे वुड प्रोबेबली बी थिंकिंग राइट नाउ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डंपिंग द डॉलर्स इन द मार्केट। Should they be doing it or should they not be doing it? वक्त बताएगा ये तो कि who's gonna be the winner and who's gonna be the loser. ठीक हो गया? So we'll stop here today, and that completes our foreign exchange topic.